जज एंड कोर्ट, हम दोनों को बहुत मिक्सअप कर जाते हैं, मगर इनमें एक बुनियादी सा नुकता है जो दोनों को अलग कर देता है एक दूसरे से। हम फॉर द पर्पज ऑफ दिस लॉ वी कैन से दैट कोर्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड जज इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है, मगर किसी भी सूरत में ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं हैं। उसके बाद हम अगर सिविल कोड की क्लासेस को देखें तो सबसे पहले आती है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब इनके दरमियान एक थोड़ा सा फर्क है जो कि पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 के सेक्शन 6 में बयान किया गया है। Any additional district judge shall discharge such functions of district judge as the district judge may assign to him, and the discharge of these functions he shall exercise same powers as the district judge. Additional district judge का अगर लफ्ज़ी मायने भी देखें तो इसकी जो पावर है वो इक्वल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, और उनको मावरत फराम के लिए जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस की कोर्ट जो है वो तश्कील दी गई है, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस ने वही काम करना है जो उन्हें कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ने असाइन करना है। इनकी पावर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, जो पावर कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ने एक्सरसाइज करनी है एट द सेम टाइम वही पावर वही जुरिस्डिक्शन जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो है वो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिक फर्क है इस सिविल कोड ऑर्डिनेंस के लिहाज से, तो वो यही है कि डिस्ट्रिक्ट जज ने जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द अदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, और उन्होंने वही काम करना है जो उन्हें असाइन होगा। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है वो है क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स में सिविल जज क्लास 1, उसके बाद सिविल जज क्लास 2, उसके बाद सिविल जज क्लास 3। अब इसके बाद सिविल कोर्ट की क्रिएशन के बाद उनकी क्लासेस के बाद आप जितनी मर्जी कोर्ट्स बना दें, जब तक उन्हें आप जुरिस्डिक्शन नहीं देंगे तब तक वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती। अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करें तो जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स में हम ये कह सकते हैं, सेक्शन 9 सीपीसी ये कहता है कि सिविल कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन बीइंग द मदर ऑफ ऑल कोर्ट्स। जहां आपके पास कोई दीगर रेमेडी मौजूद ना हो, आपका अगर कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो आप सिविल कोर्ट में रजू कर सकते हैं। बीइंग द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन, सिविल कोर्ट जिन मुकदमात में जिन मामलात में उसकी जुरिस्डिक्शन बाहर कर दी गई है, उसके अलावा सिविल कोर्ट आपका हर मैटर, आपकी हर कंट्रोवर्सी, आपका हर इशू सुनने के लिए मौजूद है। अगर हम जुरिस्डिक्शन को एक फार्मूला के लिहाज से देखें तो जो लेजिस्लेचर है उसने सेक्शन 16 में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को जो है बयान किया है। ये जुरिस्डिक्शन का जो मैटर है वो लेजिस्लेचर सबसे बाद में भी रख सकता था, मगर सबसे पहले लेजिस्लेचर ने इसको बयान इसीलिए किया है कि जब भी कोई मैटर कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो कोर्ट ने सबसे पहले इसी बात का तयन करना होता है कि क्या आया ये कोर्ट इस मैटर को सुनने की जुरिस्डिक्शन रखती है या नहीं रखती, ये दावा मेंटेनेबल है या नहीं है। इसीलिए लेजिस्लेचर ने सबसे पहले जुरिस्डिक्शन के मैटर को रखा। अगर सबसे आखिर में रख दिया जाए और 5 साल की लिटिगेशन के बाद कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि मेरे पास तो इस मैटर को सुनने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो सोचे कि 5 साल का लिटिगेंट कोर्ट का प्रीशियस टाइम और लंदन ब्रदर्स एडवोकेट्स का कीमती टाइम किस कदर जाया होना था। एक फिलॉसफी के साथ जो है वो लेजिस्लेचर ने सबसे पहले टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को रखा। उसके बाद जुरिस्डिक्शन है वो पेक्यूलियर जुरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट की, वो मैं अभी आपको
के सामने बयान करता हूँ। जो तीसरी जुरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट की वो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है। चौथे नंबर के ऊपर पर्सनल जुरिस्डिक्शन आती है और ये जुरिस्डिक्शन इसी सीक्वेंस के साथ आपको अप्लाई होती नजर आएंगी जिस सीक्वेंस के साथ मैंने बयान किए हैं। सबसे पहले अल्टीमेट जिसे हम जनरल जुरिस्डिक्शन कह सकते हैं जो कि सेक्शन 9 सीपीसी में बयान की गई है और इस सेक्शन ने सीपीसी को इतनी वास्ट पावर्स दे दी हैं सिविल कोर्ट को कि अगर हम इन वास्ट पावर्स के ऊपर रिसर्च वर्क शुरू करते हैं तो हमें सालों लगेंगे कि व्हाट आर द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। इसीलिए उन्होंने एक जुमले में ये कह दिया सेक्शन 9 के अंदर कि अनलेस एंड अनटिल द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज बार्ड, अगर बार्ड नहीं है तो फिर हर दावा सिविल कोर्ट सुनने की मजाल है। यहाँ मैं दो जजमेंट्स आपको बताना चाहूंगा जो कि जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट को बयान करती है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ने इंटरप्रेट किए हैं। पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 403, पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 403, 2013 सीएलसी 839। अब ये सेक्शन 9 जो है वो दो किस्म के बार जो है वो सिविल कोर्ट के ऊपर रख रहा है। एक जो है वो एक्सप्रेस बार है, सेकंड नंबर है इम्प्लॉयड बार का, और तीसरी जो बात है वो स्पेशल लॉ अगर फोर्स है तो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार कंसीडर होगी, सिविल कोर्ट उस मैटर को एडजुडिकेट नहीं कर सकती। जो एक्सप्रेस बार बयान किए गए हैं सिविल कोर्ट के ऊपर, अगर हम उनको समअप करें, कैटेगराइज करें तो सबसे पहले हमें रेवेन्यू मैटर्स मिलेंगे जिनके ऊपर जो जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार है। सेक्शन 172 लैंड रेवेन्यू एक्ट का रेवेन्यू मैटर्स में सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बार कर रहा है। उसके बाद हम देखें एक्सप्रेस बार के अंदर तो सेक्शन 11 सीपीसी द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सप्रेसली बार कर रहा है। उसके बाद जो बार टू फर्दर सूट है वो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 12(2) जो है वो फर्दर जो जुरिस्डिक्शन है फर्दर फाइलिंग ऑफ सूट को बार कर रही है। इसके अलावा अगर हम कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज का एक्ट है उसको हम थारोली देखें तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के जो एक्ट हैं उनकी बाबत जो कंट्रोवर्सी जो मैटर्स हैं उसकी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उन मामलों में एक्सप्रेसली बार्ड है। अगर हम इम्प्लॉयड बार्ड की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा मिलेगा जो इम्प्लॉयड सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बार्ड कर रहा है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें, अगर किसी मौजूद के ऊपर लेजिस्लेचर ने जनरल या स्पेशल लॉ बना दिया है तो उसके तहत ही वो प्रोसीडिंग्स चलेंगी, सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार होगी। अगर इसमें से हम कुछ स्पेशल और जनरल लॉज को देखें तो सबसे पहले आपको फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 मिलेगा जिसे 2015 में ऑर्गन अमेंड किया गया है। पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 में आया, उसके बाद जो रेंट के मामला हैं वो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहे। उसके अलावा बैंकिंग कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट्स हैं एक्सेट्रा। एक लंबी फहरिस्त बन सकती है जिनके स्पेशल कानून है जिसकी वजह से सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार कर दी गई। उसके बाद हम देखें तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का नंबर आता है। कोर्ट ने इस बात को अज्यूम कर लिया कि कोर्ट के ऊपर कोई एक्सप्रेस इम्प्लाइड बार नहीं है, इस मैटर के मुतालिक कोई जनरल या स्पेशल लॉ मौजूद नहीं है, तो कोर्ट ने स्क्रूटनी करते हुए आपके प्लेन की दावे की दूसरे नंबर के ऊपर कोर्ट ने देखना है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को। सेक्शन 16 सीपीसी बहुत वाज़ेह है इस बारे में। वो कहता है कि सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट्स, इफ एनीवन wants to file the suit regarding the immovable property where the immovable property situates, he can file the suit within the territorial limits of that court. अगर हमने किसी immovable property के possession के मुतालिक उसके किसी रेंट के मामला के मुतालिक
जाना है तो वो हमने उस जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हुए देखना है। इस मकसद के लिए अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा तहसीलों के ऊपर जो है वो कोर्ट तश्कील दी गई हैं और उनकी एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज जो है वो बना दी गई हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज के इन जनरल अगर हम देखें तो सूट्स वही फाइल होंगे जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करेगी। अब सेक्शन 17 इसको मजीद वाज़ेह करते हुए ये कहता है कि जहां प्रॉपर्टी आपकी टू डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रही हो तो फिर वो आपको एक चॉइस देता है कानून लेजिस्लेचर कि आप उनमें से दो में से जहां मर्जी आपको आसानी हो आप वहां दावा दायर कर सकते हैं। अब जो लेजिस्लेचर ने इसके बाद एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया, सेक्शन 18 ऑफ सीपीसी, वो ये कहता है कि जहां आपके पास जुरिस्डिक्शन के मैटर के ऊपर अनसर्टेनिटी हो तो आपने अपनी अनसर्टेनिटी की जो रीजंस हैं वो प्लेंट में लिख के जहां आप समझते हैं कि ये दावा दायर होना चाहिए वो दावा कोर्ट की परमिशन के साथ आप वहीं फाइल कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 19 सीपीसी wrongs to person or property and for the recovery of compensation to the wrong to person and property to मुतालिक मुझे कहता है कि जहां आपको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहां आपके साथ कोई रॉन्ग या आपका राइट को इन्फ्रिंज हुआ है, आप उस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में भी दावा दायर कर सकते हैं। वो कोर्ट भी अख्तियार सवाल रखती है। और दूसरे नंबर के ऊपर जहां डिफेंडेंट जिसके खिलाफ आपने कोई रेमेडी सीक कर ली है, आप उस कोर्ट जहां वो ऑर्डिनरी रिहाइश पजीर है आप उस कोर्ट में भी दावा दायर कर सकते हैं। अब जुरिस्डिक्शंस को बयान करने के बाद सेक्शन अगर 21 की तरफ हम जाएं तो सेक्शन 21 से कहता है कि अगर एक दावा गलत फरों के ऊपर दायर हो गया है तो ये नहीं हो सकता कि आप सालों साल लिटिगेशन कंटेस्ट करें और एट द एंड जब आपके खिलाफ चीजें जाए तो आप कोर्ट को ये कह दें कि जनाबे वाला आपके पास तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी नहीं है। तो सेक्शन 21 ने इस बात को बयान किया है कि आप कोर्ट में पेश होंगे और आपने पहली अपॉर्चुनिटी के अंदर कोर्ट के नोटिस में ये बात देनी है कि दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन टू फर्दर प्रोसीड विद दिस सूट। कोर्ट ने थोड़ी सी गुंजाइश आपको दी है, आप फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के अंदर भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते तो बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज आप उन्हें रेज कर सकते हैं। अगर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बाद पार्टीज की एविडेंस रिकॉर्ड हो गई और आप एट द एंड उसको